अस्सलामुअलैकुम। हमारे प्यारों को जब भी किसी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी लाहक होती है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम उसको किसी भी सूरत में अस्पताल तक पहुंचा दें। जब हम उसे अस्पताल तक पहुंचाते हैं, जो सबसे पहले आकर सिचुएशन को भांपने की, जानने की, डायग्नोज करने की कोशिश करता है वो है नर्सेस। इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी अस्पताल में, किसी भी क्लिनिक में काबिल नर्सेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो हैं जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारे डॉक्टर्स से पहले ही जो सबसे पहले आके जब भी कोई एम्बुलेंस आती है, उससे जब भी किसी मरीज़ को उतारा जाता है, चाहे उसको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, वो किसी हादसे का शिकार हो, उसको कुछ भी हो, तो जो सबसे पहले उसको देखता है वो है नर्सेस। और फिर नर्सेज उसकी हालत को देख के फिर वो आगे जाके वो डॉक्टर्स को जाके बताती हैं, यानी कि जो पहला डायग्नोस होता है वो तो नर्सेज कर लेती हैं। इसलिए नर्सेज का काबिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है, इस एम्बुलेंस से जब स्ट्रेचर पर किसी ज़ख्मी को, किसी बीमार को या किसी भी ऐसे शख्स को जिसको मेडिकल इमरजेंसी है, वो लाहक है, जब उसको उतारा जाता है तो क्या होता है पहले ये देखिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ से एक एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस से फ़ौरन स्ट्रेचर पर जो मरीज़ है उसको अंदर लेके चला गया है और उसके बाद फिर वहाँ पर उसके जो पहले वाइटल्स रहेगी वो है नर्स। क्या होता है अंदर, कैसे देखा जाता है, आइए मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मरीज़ आया उसको सीधा अंदर लेकर आया, जो पहला इंट्रैक्शन है वो नर्स कर रहे हैं। कौन है इनके साथ? आप हैं? मैं हूँ। क्या उम्र है इनकी? 35 ईयर्स ओल्ड है। ये सांस में तकलीफ इनको कब से हो रही है? 2 दिन से होती है इनको। अच्छा, इससे पहले ये बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल सही थे। 2 दिन से हमने घर पे मॉनिटर किया था, 70 to 80% आ रही थी इनकी, और लास्ट वीक ये डिस्चार्ज हुए यहाँ से। इनकी घुटनों की घुटनों की सर्जरी हुई है। ये घुटनों की सर्जरी कब हुई है इनकी? लास्ट वीक डिस्चार्ज हुए। लास्ट वीक डिस्चार्ज हुए और अभी 2 दिन से इनको सांस में तकलीफ हो रही है। पहले से कोई और बीमारियां हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी, कोई एलर्जीज हो किसी चीज से? एलर्जी है, पेनिसिलिन से एलर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट ने शायद पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप किया है, तो हमें इसको रीसस में लेना होगा। इनकी हमें रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट करनी होगी। इस वक्त वाइटल साइंस भी ऑल्टर हैं। हमें यार स्टाफ एंड डॉक्टर प्लीज अटेंड रिसेस रूम, अटेंड रिसेस रूम। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहला ही आते साथ जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद था, वहाँ इन्होंने इनकी हालत को असेस किया और अब इनको आगे लेके जा रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? और यहाँ पर मैंने देखा कि कोशिश भी की जाती है कि किसी तरीके से पेशेंट से बात की नाम क्या जाए। आपका? मेरा नाम सिद्दीक है, अभी देख रहा हूँ आपको। रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, नाम बताओ। शहबाज। शहबाज नाम है। शहबाज, ठीक है, परेशान नहीं होना, सांस बेहतर हो जाएगा। भी ऑक्सीजन आपको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट रेट सही है, ऑक्सीजन का लेवल भी बेहतर है। ठीक है, परेशान नहीं हो। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी आ रहा है वो बताते हैं, बाकी डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं जल्दी। परेशान नहीं होना। तो यहाँ तक वो मरहला था जिसपे नर्सेस ने कोई भी मरीज़ जब यहाँ पर आता है तो वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी हालत असेस करते हैं, उनके वाइटल्स देते हैं और फिर डॉक्टर्स अपना इलाज यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी परेशानी कोई नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल बराबर है, हार्ट रेट भी सही है, बीपी भी सही है। ठीक है, हमें इनको ऑक्सीजन लगाना होगा। ऑक्सीजन लगाए पहले, वहाँ पे लगा दो। जल्दी से ऑक्सीजन कनेक्ट करें, पेशेंट को सांस में तकलीफ हो रही है। ठीक है, थोड़ा ऑक्सीजन लगाएंगे ताकि आपकी सांस बेहतर हो। थोड़ा सा उठा के बिठा दें ताकि आपकी सांस में बेहतरी आए। मैं क्योंकि इस वक्त मौजूद हूँ आगा खान के नर्सिंग स्कूल में, जहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो लोग जो कि वाबस्ता करना चाहते हैं ख़ुद को नर्सिंग के इस शोबे से, क्योंकि हमें लगता है कि जो मसीहा है वो सिर्फ डॉक्टर है। नहीं, मसीहा सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हमें कोविड के टाइम ने बता दिया है कि हमारा पूरा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है ये हमारे लिए मसीहा है, क्योंकि हमारी जान बचाते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मैं ज़रा उनसे बात भी करती हूँ। और सबसे मज़े की बात मुझे, क्योंकि हम जब भी नर्सेज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है ख़वातीन नर्सेज़, कि हम नर्स का सोचेंगे तो हमारे ज़हन में एक खातून आएगी, एक औरत आएगी। हम मर्द का तस्वुर ही नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मर्द जो है नर्सिंग स्टाफ वो भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको सुबह के समा में खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि
एक ऐसे शोबे को चुनना कि जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि हम जब भी मसीहा के वाले से बात करते तो बच्चे कहते हैं मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है। हम ये नहीं सुनते कि बच्चे कहते जी मैंने बड़े होके नर्स बनना है। ऐसे टाइम में आप लोग स्पेशली चुनते हैं कि नहीं हमने नर्सिंग के प्रोफेशन को चुनना है, तो पीछे क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आए और हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्रोफेशन के बारे में आपको बता सकें, ना सिर्फ आपको बल्कि दुनिया को बता सकें कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड इट्स अ नोबल एंड ग्रोइंग प्रोफेशन जिसको हमने चुना है। यकीनन। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो बैक 2018 मैं फ़र्स्ट टाइम कराची आया था और मेरे माइंड में नर्सिंग नहीं था। मेरे माइंड में ये था कि मैं जॉब लूँ, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ और फॉर दिस पर्पस मैंने मल्टीपल जगहों पे जो है अप्लाई किया। उसमें वन ऑफ द प्लेस आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया फॉर नर्सिंग असिस्टेंट जॉब। अच्छा। तो मेरा मोटिव ये था कि ये मुझे आइडिया नहीं था कि नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने फैमिली अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, इसका आइडिया नहीं था। मैंने ज्वाइन किया एज ए क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, जो कि बेड साइड पे नर्सेस के साथ ही उनका सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं और उनके साथ काम करते हैं। और वहीं से मुझे फिर नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में स्पेसिफिकली आइडिया मिला और मुझे पता चला कि नर्सिंग का प्रोफेशन क्या होता है और इसमें आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। तो एक साल मैंने बेड साइड पे नर्सेस के साथ काम करके वहाँ से मैंने एक इंस्पायरेशन मुझे मिला और फिर मैंने अपने उस जॉब से रिज़ाइन करके दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया। प्रॉपर आपने कहा कि नहीं अब मैंने किसी साथ में किया था तो अब मैंने नर्सिंग में आना, आपको समझ आ गई कि अच्छा भी कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बिल्कुल, और इसका जो स्कोप है, इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है आगे रिसर्च में, एकेडेमिया में और स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और स्पेशली जब आगा खान यूनिवर्सिटी जैसे आप एक इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट होते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ये ठीक है आप लोगों को बहुत फैंसी किया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर होती हैं। तो आप लोगों में ये रियलाइजेशन कब आई कि भाई नहीं ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा है पहले आपने उससे मिलना है, पहले आप उसको देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसे पूछेंगे, सारे वाइटल द्वारा आप लोगों ने चेक करने। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है आपको। क्या अभी तक इस बात की वो कहते हैं रियलाइजेशन आ गई है कि भाई बड़ी जिम्मेदारी का काम है? बड़ी जिम्मेदारी के काम है और बहुत बड़ा टफ जॉब है नर्सिंग। इस वजह से हमें रियलाइज हुआ है अभी तक तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, आपको कितने सालों की ट्रेनिंग लेते हुए? सो मैं अभी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। यस, सो इट्स इन अ 4th ईयर और अगेन आई बिलोंग टू नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान जो कि बहुत दूर है यहाँ से। सो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे सर्वाइव करना इज़ अ बिट टफ, बट AKU ने हमें बहुत जो है अच्छे से रखा है। हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आपकी ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं, आपको एज अ होम ये फील कराते हैं, आपको कभी भी होम सिकनेस का ये फील नहीं कराते। इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉस्टलाइट, स्पेसिफिकली उनकी बात कर रही हूँ। सो अगेन टॉकिंग अबाउट एकेडमिया, यहाँ पे जो है हर चीज़ जो है आपको फोकस कराते हैं। आपकी ग्रूमिंग जो होती है बहुत वास्ट होती है। किसी भी बीमार की फैमिली के लिए नर्सिंग स्टाफ कितना अच्छा कोऑपरेटिव है ये बड़ा मैटर करता है। तो इस हवाले से आपको बताया जाता है कि ठीक है पेशेंट से तो आपने डील करना ही करना है, आपने पेशेंट के घर वालों से कैसे डील करना है, तो आपको इसकी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल। जैसे जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसको होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। हम ना कि उसको एज ए फिजिकल ट्रीट करते हैं, बट कि हम उसको होलिस्टिक देते हैं। हम उसको साइकोलॉजिकल, मेंटल, हम जो है उसके स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं। वेयर इज फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम फैमिली को अलग नहीं कर सकते पेशेंट से। तो हमें वैल्यू के थ्रू, इट्स एन एक्रोनियम जिसके थ्रू हम फैमिली को भी टेक आउट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फैमिली के क्या नीड्स होते हैं जब पेशेंट सिक होता है, हॉस्पिटल में आता है। वेयर इज अगर हम पेशेंट को देखें वो तो बीमार होता ही होता है, लेकिन फैमिली पे जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं, उन पे उनके इमोशनल स्ट्रेसेस होते हैं, उनको कैसे एज ए नर्स टेकल करना होता है, वो भी हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने कोविड भी अभी देखा कि जब कोविड भी आया तो लोगों को उस वक्त पता चला कि जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है ना ये भी कितना हमारे लिए अहम है। सो उसको देखते हुए, क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि बड़ा नफसा नफसी का आलम था और हमारे पैरामेडिक स्टाफ में स्पेसिफिकली हमारे नर्सेस थे और डॉक्टर्स भी थे, ये अपने घर नहीं जाते थे, ये यहीं पे रहते थे।
फिर अपने सामने उन्हें कितनी कीमती जानों को जाते हुए देखा, वो बड़ा एक टोल होता है। क्या आप किस जज्बे के तहत जो है वो आप आए? क्योंकि हम वही बात कह रहे थे ना कि लड़कियों में तो होता है, और लड़कियों के बारे में कहा भी जाता है कि बहुत केयरिंग है तो वो नर्सिंग में ज़्यादा अच्छी हैं। आपने मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं नर्स कोई किसी एक ऐसे जेंडर का नाम नहीं है, एक प्रोफेशन का नाम है। पाकिस्तान में तो इसको एक टेबू इसलिए लिया जाता है, नर्स कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो। मैं बेसिकली अगर मैं अपना बता दूँ तो मेरा ताल्लुक भी नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान से है, और मेरी माँ लेडी हेल्थ वर्कर है। अच्छा। मैं बचपन से उसको देखता आ रहा था कि जैसे हमारे वहाँ इतने वो बैकवर्ड एरिया है, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोगों की अस्पताल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल होती थी। लोगों को अगर सर में भी दर्द हो गया, पाँव में चोट आ गया, कोई दूसरा वो बाकी उसके पास आते हैं कि ये कर दे वो कर दे, लेकिन वो उनकी जो जिस तरह की ट्रेनिंग होती है वो सरकारी लेडी हेल्थ वर्कर अपनी हद तक जो उसके वो करती थी उनके लिए, तो फिर अपनी जो उसमें उनके लिए जो काम थी वो करती थी, फिर उनको आगे भेजते थे, रेफर करते थी कि आप फलाना अस्पताल जाओ, यहाँ जाओ तो आपका ये इलाज होगा। तो मैं इस चीज़ को लेकर ये मेरे बचपन में से था कि लोगों को केयर करना, जब केयर करते हो लोगों तो कितना खुश हो जाते हैं, आपको दुआएं देते हैं, तो इस जज्बे के साथ मैं नर्सिंग में आ गया। मैं देखिए कितनी प्यारी बात है, वाकई ऐसा ही है कि हमारे नर्सिस का अगर बिहेवियर अच्छा हो और ये प्यार से बात कर रहे हो तो पेशेंट जहाँ पे बेहतर फील करना शुरू कर देता है, उसके घर वाले इतने मुतमईन हो जाते हैं। क्योंकि यही होता है ना कि जब आपने अस्पताल में तो प्यारा छोड़ना है और उसके बाद फिर कभी कभी आपको नहीं इजाज़त होती कि आप उसके साथ रह सके, तो हम नर्सिस के पास जो हैं वो छोड़ के जाते हैं। और अगर ये अच्छा उनके साथ सलूक करें और ये प्यार से बात करने वाले हो तो आपकी टेंशन कम हो जाती है कि दे आर इन सेफ हैंड्स। बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, आप कौन सी ईयर में नर्सिंग के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली मैं भी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं बात करूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन में मैं क्यों आई, तो ऐसे जिस मेरे फेलोज़ ने जिस तरह डिस्कस किया, इस तरह का कोई इंस्पिरेशनल कोई स्टोरी मेरी नहीं है। आपके अपने घर में? हाँ, तो बेसिकली मेरा ये आफ्टर कंप्लीटिंग माई FSC मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं नर्सिंग फील्ड की तरफ जाऊँ और स्पेसिफिकली AQ से नर्सिंग करूं। तो मेरा वहाँ पे थोड़ा सा बहस हुआ, लेकिन मैं नहीं जीत पाई, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में पेरेंट्स की भी एक रिस्पेक्ट होती है, एक एलिमेंट होता है जिसमें हमें एक हद तक जो है अपनी बात वो करनी होती है, एंड देन लास्ट में जो है वो एक म्यूचुअल डिसीजन में आते हैं और फिर वो सेलेक्ट करते हैं। तो मैं अपनी फादर की ख्वाहिश से नर्सिंग की तरफ आई, और यहाँ आने के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकी। लाइक मैं 2nd ईयर तक एक कुछ चीज़ें ऐसे थी जो अंदर मुझे एक ट्रिगर कर रही थी कि मैं क्यों आई, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब 2nd ईयर से वेकेशन से घर जा रही थी तो मेरी अम्मी की तबीयत लाइक सडनली ख़राब हो गई, एंड देन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई। तो जब सर्जरी हुई तो मेरे फैमिली में कोई भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो उस वक्त जो चीज़ें मैं अपनी अम्मी के लिए मैंने किया, जो स्टैंड ली, वहाँ पे एक मेडिकल एरर हुआ मेरी अम्मी के साथ, तो वो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया मेरे घर पे, और किसी ने नहीं किया। और तब मैंने रिफ़्लेक्ट किया कि मैं इस फील्ड में अगर नहीं आती तो खुदा न खास्ता मेरी अम्मी जो अभी माशाल्लाह से हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी वजह से, मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं इस फील्ड में आई, मुझे पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ना आप पेशेंट्स या दूसरे के लिए कुछ करते, बल्कि अपने फैमिली के लिए, अपने के लिए भी आप जो है ना एक शऊर आप में आ जाती है। तो वो एक चीज़ मुझे उस वक्त रिफ्लेक्ट किया, और मैं जो है तब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं बहुत कनेक्ट हुई इस फील्ड के साथ। और दूसरी बात ये कि अंदाज़ा हो गया, अंदाज़ा हो गया इम्पोर्टेंट है ये फील्ड। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि ये एक समझा जाता है, जैसे कि स्टार्ट में आपने भी ये बात कही कि ट्रेनिंग की बात की, तो ये BSCN जो हम लोग करते हैं इसमें खाली ट्रेनिंग नहीं होती है। ये एक 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है और आपकी प्रोफेशनल एक ग्रूमिंग होती है। तो ये एक जो 6 महीने का एक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें नर्सिंग को ट्रेनिंग की जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये वो प्रोग्राम नहीं। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को। अच्छी बात है कि भाई इतनी जिम्मेदारी वाली नौकरी जो है और इतनी जिम्मेदारी वाला एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन में आप 6 महीने में आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर एक डिग्री है। आप बाहर वेस्ट में चले जाएं, आप देखें अगर वहाँ डॉक्टर नहीं आ पाते और वहाँ पे नर्सेज भी आपके साथ मौजूद हों, तो आपके अंदर इत्मीनान होता है दैट वी आर इन सेफ हैंड्स। पाकिस्तान में समहाउ हम लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई नर्स अगर ना समझ पाई तो हम क्या करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको कितना साल है इस ट्रेनिंग में, आप कौन से ईयर में हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा 4th ईयर है, मैं 4th ईयर BSc स्टूडेंट हूँ, और
कमिंग टू दी AKU जर्नी स्टार्ट होने का जो एक पुश था, सो व्हेन एवर एनीबडी आस्क्स मी कि वाई नर्सिंग, आपने नर्सिंग क्यों चूज़ करी, तो रिगार्डलेस कि वो कोई भी होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स की फैमिलीज़ होती है, बिकॉज दे अप्रोच मी कि आप नर्सिंग कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मैंने नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, गॉड हैज़ चोजन द प्रोफेशन फॉर मी। एंड वाई आई से दिस, बिकॉज आफ्टर माई FSC देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बहुत स्ट्रगल्स आ गए थे एंड मुझे कोई क्लियर पाथ नज़र नहीं आ रहा था। तो आई वॉज यूज टू आस्क गॉड कि मुझे एक ऐसा पाथ नज़र आए जिसमें मैं जाऊं और मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो, बिकॉज मुझे मेडिकल फील्ड में तो जाना था, बट आई वांट दैट सेटिस्फेक्शन एज वेल। सो मेरा इंटरेक्शन एक नर्स से हुआ था, शी इज़ नाउ अ PhD। तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया जो आपने बोला था कि अच्छा वो नर्स है वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, PhD से। देखिए जबरदस्त बात है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो नर्सेज हैं उन्होंने FA किया होगा, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है ना कि बस एक पर्टिकुलर उसके बाद आपने FA कर लिया या आपने BA कर लिया, फिर आपका कोर्स और उसके बाद आप नर्सिंग में लग गए। लेकिन PhD जब आप देख ले पाकिस्तान में मौजूद है तो बड़ी पढ़ी लिखी वो आपके हमारे पाकिस्तान में नर्सिंग क्लास है। हाँ जी, इन अ सेशन मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और लकीली मैं उनके पास चला गया क्वेश्चन पूछने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। मैंने उनसे पूछा कि हम जब भी नर्सिस का जिक्र करते हैं, सो इट्स ऑलवेज के हम नर्सिस के आगे एक शी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हर का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। सो मुझे समझ नहीं आता कि अगर मुझे नर्सिंग करनी है तो लाइक क्या डिमांड है नर्सिंग की एज फ्रॉम अ मेल गाय। सो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइन बोली कि एक लड़के को नर्सिस की ज़रूरत नहीं है, एक नर्स प्रोफेशन को एक लड़के की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सो मैंने कहा औरतें तो बीमार नहीं होती ना, बिकॉज उन्होंने कहा, मैंने कहा इलेबरेट करें थोड़ा सा। बोलते आप जब वार्ड साइड के ऊपर आएंगे ना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एक मेल नर्स की वहाँ स्टैंड कितना इम्पोर्टेंट है विद द फीमेल नर्सेज एज वेल। So it's not just about कि ये एक फीमेल प्रोफेशन है, it's a male profession as well and this profession demands male। अब उनकी डिमांड्स बढ़ गई है। से बात भी कर ली थी और मैं ये बात कर ली थी कि डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता। जैसे हम बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं कि ख़वातीन कतराती हैं कि जी हमने मेल डॉक्टर को नहीं दिखाना, तो डॉक्टर का तो कोई जेंडर नहीं। डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है भाई। मतलब वेस्ट में आप देखें जो गायनेकोलॉजिस्ट है, पाकिस्तान में कुछ मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन लोग कतराते हैं घुटने का कुछ ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ हो तो लोग कहते नहीं हमने किसी मेल डॉक्टर के पास नहीं जाना। तकलीफ में औरतें मर जाएंगी पर मेल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। तो वही बात है कि डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता। ऐसे जो नर्सेज हैं उनका भी ऐसे कोई जेंडर नहीं होता, वो भी ऐसे ही, क्योंकि सिर्फ औरतें तो बीमार नहीं पड़ती ना कि जिनकी औरतें देखभाल करें, बंदे भी बीमार पड़ते हैं। और वाकई एक बंदे की फिजिकल प्रेजेंस होना एज ए नर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बात की। सो व्हेन आई देन केम हियर इन AKU, जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने स्टडीज़ शुरू करी, सो जो मैंने सेटिस्फेक्शन की बात करी थी, बिकॉज बहुत रेयर है ये सोचना और ये कहना कि एक लड़के के अंदर एक केयरिंग एम्पैथेटिक बिहेवियर होता है। सो मेरा एक बचपन से ही था कि मैं बहुत मासूम सा और केयरिंग बिहेवियर के साथ था। मुझे मतलब सामने वाले के बारे में सोचना, उसके दुख के बारे में, और ये सारी चीज़ें बहुत वो अटैच करती थी। मुझे लोगों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर। और जब भी मैं हॉस्पिटल आता था रेडी के साथ, तो इट वाज लाइक कि यार बड़े होके पढ़ना तो यहीं पर है, मतलब पढ़ना AKU के अंदर ही है। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनके अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा खिदमत का है। और नर्सिंग का प्रोफेशन मुकम्मल ही नहीं अगर आपके अंदर ये जज्बा ना हो। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको, क्योंकि मैं जिस नर्सिंग स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग के बहुत सारे हिस्से हैं, वो क्या 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 कुछ किया जाता है, छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगा खान के CIME में, यानी कि सेंटर फॉर इनोवेशन एंड मेडिकल एजुकेशन के इस सेंटर में। और यहाँ पर क्या काम किया जाता है कि यहाँ पर नर्सिस की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग होती है कि जब यहाँ पर कोई मरीज़ लाया जाता है तो उसको चेक कैसे करते हैं, उसके वाइटल्स कैसे वो लेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आम इंसानों पर ये ट्रेनिंग नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर ऐसी डमीज़ मौजूद हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिव, ऐसी मैनिक्विन्स हैं जो कि रिस्पॉन्स देती हैं। और ये पाकिस्तान में अपनी तरह का पहला और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पर मेरे साथ इनके फैकल्टी मेंबर भी मौजूद हैं। साथ शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। मैं चाहती हूँ कि साथ साथ यहाँ पे जो लोग हमारी ऑडियंस में देख रही हैं उनको ये मैं बता सकूँ कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से अब साइंस से इतनी तरक्की कर दी है कि हमारे पास यहाँ पे डमीज़ ऐसी मौजूद है जो कि आप देख
देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जब एम्बुलेंस से जो स्ट्रेचर से उतरी थी, जो वो भी डमी पेशेंट था, कैसे उसको लेकर आए, फिर इसको सब चीज़ें उसकी वाइटल्स चेक की, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो डमीज़ हैं ये इतनी रिस्पॉन्सिव हो कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो इसमें? तो बेसिकली ये मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं जो एक तरह से इंसान की रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं, उनके वाइटल्स रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जो भी आपकी बीमारी वगैरह होती है उसको रेप्लिकेट करके बता रहे होते हैं। अभी करंटली यहाँ एक एक्सरसाइज, बिल्कुल ये बात भी करते हैं। अगर आप इनसे अभी पेशेंट हिस्ट्री वगैरह या उस तरह से बात करना चाहेंगे, ये आपको रिस्पॉन्स करके दिखाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। मैं ज़रा चाहूँगी कि एक ज़रा मेरी ऑडियंस के लिए ज़रा कर लिया जाए, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है वो भी ज़रा आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं अभी। बिल्कुल, तो मैं इनसे पूछ सकती हूँ कुछ भी आके? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी, मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ, और मैं उनसे मतलब कैसे आप लोग इंटरेक्ट करते हैं ये मुझे बताएं कि पहले सलाम करना है। हाँ ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। और कितने दिन से आपको बुखार है? 3 दिन से। 3 दिन से आपको बुखार है। आपने कोई मेडिसिन ली? नहीं, अभी तक तो नहीं। और आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ जो डमी मौजूद है वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करी, तो यहाँ पर प्रॉपर जैसे हम एक तरह से MCR बना हुआ है कि जो बड़े डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो जितने भी यहाँ पर वो नर्सेज जो कि ट्रेनिंग का भी हिस्सा हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं कि वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो प्रॉपर जो है उनको देखा जा रहा होता है। अच्छा, मैं ज़रा साथ मुझे बताएं कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे अच्छी बात लगी, क्योंकि यूजुअली हम नॉर्मल ह्यूमंस पे ये तमाम तरह एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डमीज़ मौजूद हैं। कितना इफेक्टिव है इन डमीज़ का यहाँ पर होना? बेसिकली कुछ सिमुलेशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान नहीं कर सकता, जैसे कोई डेथ का सिनेरियो हो जाए या कोई ऐसी सिनेरियो जो बार बार इंसान के ऊपर नहीं कर सकते हम। बट इन डमीज़ की खास बात ये है कि आप उस पे वो सिनेरियो, वो एक्शंस आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो आपके पास जो एजुकेशन का क्राइटेरिया, यानी कि जो एरर का जो मार्जिन है वो यहाँ पर आपके पास है। मतलब खुदा ना खास्ता आपके पास जो नॉर्मल अगर कोई ऐसा इंसान हो, आपने उस पर कुछ चीज़ टेस्ट करनी हो, एक एरर हो गया और एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यू हैव, तो हमारे पास वो मार्जिन जो है एरर वो कम हो जाता है, और उसके ऊपर आप बार बार जो है रिपीट करके वही सिनेरियो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को एक ही बार में सिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से बाकी भी तमाम तर जगहों पे ऐसा ही होना चाहिए जो स्पेसिफिकली फैसिलिटी आगा खान हॉस्पिटल में मौजूद है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि बाकी पर कैसी चीज़ें की जाती हैं, और जो हम स्पेशली पर्ल्स भी चलती हुई देख रही हूँ, तो ये भी बड़े आराम से आ जाती है इससे? बिल्कुल, तो ये हम लोग इस पे एक प्रोग्रामिंग होती है इसकी अपनी ज़बान के अंदर। तो हम लोग पहले केस पूरा इसका डिफाइन करते हैं कि कौन सी बीमारी है, वो बीमारी हम लोग पहले इसकी ये कंप्यूटर है क्योंकि, तो हम लोग इसकी ज़बान में इसको समझा देते हैं, तो वो बीमारियाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो यहाँ उसके साथ से दिल की धड़कन, अभी आप देखें चेस्ट राइज, वो सांस भी ले रही है, वो उसकी आंखें भी झपक रही हैं, ये सब कर रही है, और उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके लिहाज से अभी एक पेशेंट की एक सिम्टम्स डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि कार्डियक अरेस्ट में तो खैर आपके पास ना टाइम नहीं होता, लेकिन हार्ट अटैक की सूरत में जब आपके पास एकदम से पेशेंट आता है तो फिर आप उसको कैसे डील करते हैं? तो मैं चाहती हूँ आप मुझे यहाँ पर इसको डेमो देने की कोशिश करें, और कौन कौन सी चीज़ें जो की जाती हैं। तो बेसिकली कोड ब्लू एक ड्रिल होती है जिसमें बेसिकली कार्डियक अरेस्ट वगैरह जितने भी हो जाते हैं उसमें ये रन होता है। तो ये मैनेकन उसके लिहाज से एडवांस फीडबैक इनके अंदर सिस्टम होता है, तो ये उसके लिहाज से लाइव आपके पेशेंट मॉनिटर पर वाइटल्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं कि पहले हार्ट किस तरह से काम करेगा, उसकी EKG जो रिदम आ रही होती है कि कौन सी साइनस रिदम चलेगी, AFib में है तो वो कौन सी रिदम चलेगी, तो वो उसकी डिफरेंस ग्राफ्स होते हैं, वो उसके लिहाज से माइक थोड़ा सा करीब करने, वो उसके लिहाज से जो है वो उसको बता रहा होता है। और ये दोनों चीज़ें आपस में, मैं चाहती हूँ ताकि मेरे जो है वो मेरी ऑडियंस भी देख सके, तो प्लीज़ मैं ज़रा चाहूँगी ज़रा उसका वो ज़रूर डेमो दिया जाए। चलिए जी, हमारे साथ यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ तो मौजूद ही है, तो जो NG की एक्सरसाइज होती है वो देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करते हैं। डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करने के बाद हम पेशेंट के पास जाके पेशेंट के आइडेंटिफायर्स चेक करते हैं 2, और वो कैसे वो साथ करते हैं? सही, उनके हैंड पे एक वो होता है, उस पे उनसे देखा जाता है और सामने उनका नाम और MR नंबर मेंशन्ड होता है, उससे चेक किया जाता है। उसके बाद जाके आप अपने इक्विपमेंट्स रेडी करते हैं। इक्विपमेंट रेडी करने के बाद आप पेशेंट के पास आते हैं, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, पेशेंट को आके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम अहमद है, मैं BSc इन 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपके पास आया हूँ आपकी मुँह की नलकी, खाने की नलकी लगाने के लिए।
इसकी वजूहात बताते हैं कि क्या वजूहात है। डॉक्टर ने आपका खाना वगैरह रोका हुआ है, तो फिलहाल आपको जो भी खाना मिलेगा वो इस नलकी के जरिए मिलेगा, खुराक की नाली के थ्रू मिलेगा, खुराक की नाली के थ्रू मिलेगा। और आप मेरे साथ इस प्रोसीजर में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इसमें आपको थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन जो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ आपको इसको करना पड़ेगा। इससे आपको जो दर्द होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सही। सारे इक्विपमेंट्स रेडी हो चुके थे, हमने इक्विपमेंट्स चेक कर लिए थे, हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सही। बेसिकली जब लुब्रिकेट करने के बाद हम पेशेंट के पास आते हैं एंड किसी एक नॉस्ट्रल को हम सेलेक्ट करने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये नलकी डालेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। और अच्छे से लुब्रिकेट करने के बाद और हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने पानी पीना है, जैसे हम पानी नहीं पीते, थूक निगलना है बस। हाँ, इन हम इंसर्ट करते वक्त वाइटल भी पेशेंट का हम देखते हैं कि मेनली फोकस हमारी सेचुरेशन पे होता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर सेचुरेशन ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारे आंखें हमेशा सेचुरेशन के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद प्लेसमेंट चेक करने के लिए इसके प्लेसमेंट चेक करते हैं, तो हम स्टेथोस्कोप से जो है वो प्लेसमेंट चेक करते हैं, जो मैं अभी करके दिखाऊंगी। हम मेक श्योर करते हैं कि इसको किंक रखें ताकि उसमें एयर ना चली जाए, और जब हम एयर प्रेस करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि कितनी एयर डाली है अंदर। 20 ml। पॉप साउंड सूट एक्चुअली पॉप साउंड ये होती है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं ज़ोर से तो स्टैट के ऊपर आपको एक करके आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि प्लेसमेंट सही हुई है। स्टमक में जो कंटेंट होता है बेसिकली जो खुराक पहले से ली हुई होती है, हम उसको थोड़ा निकाल के देखते हैं कि क्या वहीं तक पहुंचा है, वहीं तक पहुंचा है कि नहीं। सही। अब मैं सिक्योर करने जा रही हूँ ताकि ज़रा से भी पेशेंट की मूवमेंट से ये ना निकले, खुराक की नाली की जो इतनी तकलीफ से जिसको सेव करने की। हाँ, अब हमारे खुराक की नलकी लग चुकी है, अब हम इससे खुराक इंटर करेंगे, वो प्रोसीजर करके दिखाए। फॉर सपोर्ट पेशेंट जो है वो एनपीओ इन अ सेंस के मुंह से उसको खाना देना मना है। हाँ। तो हम नाक की नलकी के जरिए अब खाना दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जो है वो खाना आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी कि इंश्योर प्लस एक फीड का नाम है जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, और अगर वो ऑर्डर है वो सारे हम डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक चलते हैं। जैसे कोई अगर जख्मी भी हो गई, सूप भी होगी, क्या उसको भी ऐसे दे सकते हैं? जी ठीक है, उसको भी हम ऐसे खुराक की नाली के थ्रू लिक्विड डाइट हम दे सकते हैं। और ये चीज़ कि हर फीड को देने से पहले, हर खुराक को देने से पहले हम हर बार जो है प्लेसमेंट चेक करते हैं कि सही जगह पे है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट मूव कर रहा होता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो हिल जाता है वो नलकी। यहाँ पे फॉर सपोज मैं जस्ट इमेजिन करूँगी कि यहाँ पे हम लोगों ने खुराक डाला और इसको थोड़ा एलिवेट करेंगे ताकि ये जो है वो खुराक जो है वो पेशेंट के पेट में चला जाए, एंड देन जाने के बाद हम जो है इसको दोबारा से क्लैम्प करेंगे और फिर इसको हटाएंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर जो है वो अंदर ना जाए। क्योंकि एयर वही बात जब आपको ड्रिप भी लगी होती है, आप उसमें देखिए जब एयर बबल्स हम बबल्स देखते हैं तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है पेशेंट के लिए, तो वो भी उसको मेक श्योर करते हैं कि कोई एयर बबल ऐसा ना जाए कि जो उसके नुकसानदेह हो। और ये भी करते हैं कि अगर हम खुराक देते हैं फॉर 45 मिनट्स हम उसको ऐसे ही पोजीशन में रखते हैं ताकि वो जो है खुराक हज़म हो जाए। जैसे बच्चों पे नहीं करते, हम उनको बर्फ देते हैं, वैसे ही बड़ों पे भी हम करते हैं कि वो हज़म होने तक हम उनके पोजीशन इस पोजीशन में रखते हैं ताकि वो खुराक जो है वो ईजीली हज़म हो जाए। सही, ठीक है। चलो जी, खुराक की नाली कैसे लगानी हमने वो तो देख लिया, लेकिन मुझे बताएं जो स्पेसिफिकली, और बहुत सारे लोग देखना भी चाह रहे होंगे, हमारे पास कभी कभी ऐसा पेशेंट आता है कि जिसको हमें आई एम श्योर को CVR कहते हैं, तो वो उसकी बर वक्त देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कैसे जी उसको यहाँ CPR उसको दे सकते हैं, माफ कीजिएगा, तो हम कैसे उसको दे सकते हैं? तो मैं चाहूँगी कि वो भी अगर हम इस पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकें तो इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास दूसरे मैनिकन्स होते हैं एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिक के टास्क होते हैं, तो हम लोग आपको भी करके दिखाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपके पास ऐसी, क्योंकि आपने बोला कि एक्सरसाइज स्पेसिफिक आप लोगों के पास टास्क होते हैं, तो ऐसी कितनी आपके पास मैनिक्विन्स होती हैं, रिस्पॉन्सिव मैनिक्विन? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं केस पे चले आपने खुराक की नाली लगाई, उसको कैसे लगाना है उसको ट्रेन करें, साथ में देख रही हूँ कि एक बच्चे का भी मैनिक्विन यहाँ पर है कि उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो उसकी भी मैं देख रही हूँ। तो ऐसी आपके पास कितनी डिफरेंट किस्म की मैनिक्विन्स मौजूद होती हैं? तो हमारे पास इन्वेंट्री तो काफ़ी बड़ी है, बट हम लोगों ने उसको बेसिक 3 लेवल पे सेग्रीगेट किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो स्टार्टिंग विद हाई फिडेलिटी, अब आप जिस रूम में, इसको हम लोग हाई फिडेलिटी रूम कहते हैं, मतलब ये क्लोज टू रियलिज्म, इतना ज़्यादा करीब है असली सिचुएशन से।
तो हमने उसके लिहाज से इन 3 चीज़ों में इनको ब्रेक डाउन किया हुआ है। फिर आते हैं मिड फिडेलिटी। मिड फिडेलिटी में हम लोग बेसिक रोबोट्स होते हैं, जैसे ये है, ये मिड फिडेलिटी मैनिकन्स है। अब जो हाई फिडेलिटी है वो हम इसके बाद दिखाएंगे, लेकिन उसके स्पेसिफिक टास्क के लिहाज से वो डिफाइंड होते हैं। फिर जो लो फिडेलिटी आते हैं उसमें हम लोग टास्क ट्रेनिंग होते हैं, जैसे बेसिक इंजेक्शन लगाने की एक टेक्निक होती है, तो उसके लिए हमारे पास हम लोग को ये पूरे रोबोट्स नहीं चाहिए होते, तो बेसिक एक टास्क ट्रेनिंग हाथ चाहिए होता है जिसमें आप इंजेक्शन लगा के बेसिक से आप सिखा सकें स्किल। ओके, तो वो उस तरह से बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है ना कि जब आप बहुत ज़रा किसी भी टेस्ट के लिए जो आप ब्लड बहुत ज़्यादा भी निकालते हैं तो एक टाइम आता है जैसे पेशेंट बीमार जो तो उसकी वेन्स नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती है, तो वो भी बड़ा टास्क होता है नर्सेज के लिए कि आपने फिर ब्लड जो है वो कैसे निकालना। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर फैसल इस्माइल जो कि रीजनल डायरेक्टर है सिमुलेशन सेंटर के, ही इज़ काइंड इनफ कि वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ताकि वो आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई भी दे सके कि जो इस सिमुलेशन सेंटर का जो बेसिक एम है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आके हैरान हो गई कि हमने तो यूजुअली देखा था कि जो ट्रेनिंग होती है वो बाकी इंसानों पर ही होती है, लेकिन यहाँ पर मैं डमीज़ को देख रही हूँ जो कितने रिस्पॉन्सिव है, जैसे मैं इस बच्चे को भी देख रही हूँ, इससे पहले हमने जो एनजी की ट्रीटमेंट भी दी थी, एक्सरसाइज थी, तो मुझे इसको देख के बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भी बजाय कि किसी आम इंसान पे किया जाए, इसमें आप जितनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका खुदा न खासा इंसान है ना, सीखते हुए गलती तो हो सकती है जी, तो उसमें कोई एरर नहीं है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन दुनिया भर में इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नॉट ओनली पाकिस्तान में बट मगरबी ममालिक में भी अब इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ये चीज़ लोगों ने रियलाइज़ की है कि पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल एजुकेशन और नर्सिंग एजुकेशन की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसके मेयार को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब जिस तरह से डॉक्टर्स लर्न करते हैं और नर्सेज लर्न करती हैं, दुनिया भर में जो पहले तरीक़ेकार था वो यही था कि पेशेंट्स जब एक्चुअल पेशेंट्स आते थे तो उन्हीं के ऊपर अपने स्किल सीखते थे, यानी कि टेस्ट लेना, ब्लड का सैंपल लेना, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो पेशेंट्स पे ही होते थे। तो जाहिर बात है जब पेशेंट्स पे करते थे तो खुदा न करे कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस ज़्यादा थे। ज़रा से कोई एरर हो जाए, क्योंकि हम एनजी ट्रीटमेंट में देख रहे थे कि खुदा न खासा अगर ज़्यादा एयर चली जाए तो वो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल, और ये बहुत दफ़ा खुदा न करे बहुत डेंजरस भी हो सकता है। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जब आप कोई स्किल करते हैं और बार बार करते हैं जब ही एक्सपर्टीज आती है। सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन यही चीज़ अफोर्ड करता है कि आपको मौका मिलता है कि एरर फ्री, रिस्क फ्री वो प्रैक्टिस बार बार करें। एक दफ़ा नहीं हुआ कोई बात नहीं, नो हार्म डन, दोबारा जाके प्रैक्टिस करें और बेहतर हो, ताकि जब वो एक्चुअल पेशेंट्स के पास जाएं दे आर फुली स्किल्ड। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस हो, वो स्किल हो, और जब जाके वो स्किल पेशेंट के ऊपर करें तो नॉट ओनली वो कॉन्फिडेंटली करें, पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। थैंक यू फॉर मेकिंग इट वेरी इजी। इतने आसान अल्फाज में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि क्यों ये ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये एक बच्चा, क्योंकि बच्चों में स्पेसिफिकली वैसे भी जो हमारे पास बच्चे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए अपनी तकलीफ बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब हम किसी बच्चे का जो स्पेसिफिक उसके वाइटल्स ले रहे थे उससे पूछ रहे होते हैं। तो ये इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा ये एडवांस सिम्युलेटर है वो ऐसा है कि जो अगर पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हो तो वो बात भी करेगा, रोएगा भी, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करेगा, और इन तरीक़ों से सबसे रियलिस्टिक इफेक्ट हम दे सकते हैं अपनी नर्सिंग स्टूडेंट्स को, ताकि जब वो आएँ पेशेंट के ये मैनिकिन के हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो, रोए, तो उनको बेस्ट पॉसिबल रियल एक्सपीरियंस मिले ताकि वो उस तरीके से उसको मैनेज कर सकें। मैं भी अपनी ऑडियंस के लिए मैं ज़रूर देखूंगी एक्सरसाइज मेरी ऑडियंस, बिल्कुल प्लीज़, एग्जैक्टली कैसे होता है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि देखें जैसे वो ब्लिंक कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस मूव कर सकते हैं, रो भी सकता है ये बच्चा, ताकि जिससे हम रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट कर सकें और हमारी नर्सेज उसको आप देख रही हैं टीयर्स भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं।
तो हमारे सेंटर में इसी तरीके के बहुत सारे और मैनिकन्स हैं, अडल्ट्स के भी, बच्चों के भी, जो कि सबसे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वो एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि अपनी स्किल्स बेहतर कर सकें, ताकि नॉट ओनली वो खुद अच्छे ट्रेन हो बल्कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा पेशेंट्स के पास जाएं तो सबसे सेफ हो। मुझे बताइए पीठ स्टमी के पास सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस चीज़ की दी जाती है? अप्रोच की दी जाती है, क्योंकि आप जानती हैं कि जब हम अपने मरीजों को कभी भी किसी इमरजेंसी सेंटर में लेके आते सबसे पहले तो नर्स ही उनको देखती है या देखता है। तो नर्स जाके सबसे पहली असेसमेंट कैसे करे, वाइटल्स देखे यानी कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें देखी जाएं, मरीज से एक हिस्ट्री ली जाए। जी बिल्कुल, और ये एब्सोल्युटली रियलिस्टिक है। इसी तरीके से इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में मॉनिटर्स होते हैं, यही नॉइजेस होते हैं, यही सारी चीज़ें आती हैं ताकि यहाँ पे लोग प्रिटेंड ना करें, एक्चुअली मैनेज करें इन मैनिकन्स को, ताकि जब वो रियल एनवायरनमेंट में जाएं तो दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। सही, ठीक है। अभी इनका आप हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप क्या करें स्पेसिफिकली इन पे? स्पेसिफिकली अगर इस बच्चे का देखा जाए तो इसके लंग्स में इश्यूज हैं, इस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लंग्स के कितने एबनॉर्मल साउंड हो सकते हैं। हमारे पास क्रिकल्स हो सकते हैं, वीजिंग साउंड हो सकते हैं, तो इस बच्चे में हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें वीजिंग साउंड्स आ, तो यूजुअली बच्चों में जो होता है, यूजुअली बच्चों में जो होता है क्रिकल्स भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके चेस्ट में कंजेशन है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको सस्पेक्टेड कोई लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका बेनिफिट ये भी है कि हम जब यहाँ पर असेसमेंट कर रहे होते तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या साउंड जो है वो किस तरह की सुनाई देती है। तो जब हम एक्चुअल पेशेंट पे जाके असेसमेंट करते हैं तो हमें हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा ये साउंड क्रैकल्स है, ये साउंड वेजेस है। तो इस तरह जो है ना हमारे लिए मुआयना करना और आसान हो जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना कि जो डमी है थोड़े बड़े बच्चे की है, लेकिन जो छोटे बच्चे भी आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर वहाँ पे भी एग्जैक्टली उसके सांस से और वो जैसे ना कि लंग्स की आवाज़ को सुन के उसको डायग्नोस करना, क्योंकि पहले आएंगे डॉक्टर्स बाद में आएंगे, लेकिन पहले इन्होंने नर्सेज को इतना ट्रेन किया कि जैसे जाए तो ये सिचुएशन भांप लें कि कितनी ये सीरियस सिचुएशन है। ऐसा ही जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, और अब फिर ठीक है, हमने सांस उनका जान लिया, ठीक है, जिनकी जो लंग्स की साउंड है, उसके बाद फिर हम दूसरी क्या चीज़ करते हैं? अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो विद इन 1 आवर जो है हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम असेसमेंट करते हैं। और तो हम ये करते हैं कि हम हेड टू टो असेसमेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो, और जिसमें हमारे पास हेड टू टो मीन्स के आईज हम देखते हैं, नोज देखते हैं कि कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई नेजल ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके बाद हम माउथ का असेसमेंट करते हैं कि माउथ से हमें पेशेंट का पता चलेगा कि पेशेंट जैसे बोले तो वो जो डमी है उनकी तरफ देखती है मुसलसल आंसू। तो ये है कि माउथ का जब असेसमेंट होता है तो माउथ में हम देखते हैं कि पेशेंट का माउथ मॉइस्ट है या नहीं, कोई डिहाइड्रेशन की साइंस तो शो नहीं कर रहा पेशेंट। उसके बाद हम पेशेंट की पल्सेस चेक करते हैं, जिसमें हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, ब्रेकियल एंड देन रेडियल, और फिर हम डोर्सल पेडालिस, हम ये सारी पल्सेस चेक करते हैं। उसके बाद हम जो है वो लंग्स और हार्ट की साउंड्स हम देखते हैं, जैसे कि वसीम ने आपको बताया। और उसके बाद हम स्किन असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट के स्किन पे कोई ब्रूजेस तो नहीं है। और ये सब असेसमेंट करने के बाद हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आया तो वो किस कंडीशन में हमारे पास आया। क्योंकि अभी तो हमने देखा ना कि बच्चे पे कैसे, क्योंकि हम आगे आपको जाएंगे CPR कैसे देते हैं, तो जो लोग घर से आते हैं बड़े परेशान होते हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है, उनको मुतमईन कैसे करना है, तो ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपने इस वक्त बात की है। और ये काउंसलिंग स्किल्स जो होती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इज समथिंग वी टेक गिव दिस अ लॉट इंपॉर्टेंस एट आखन यूनिवर्सिटी। तो फिर इसके सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन जो आप अभी देख रहे हैं ना, उसके अंदर हम सिनेरियोज डेवलप करते हैं। अब जैसे ये एक सिनेरियो है बच्चे का बीमार होने का जो कि किया जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक और सिनेरियो होता है जिसके अंदर जो मेडिकल एजुकेटर्स होते हैं वो बाकायदा इसी तरीके का सिनेरियो बनाते हैं कि एक बीमार बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, किस तरीके से उनको समझाना है मर्ज के बारे में, और वो कम्युनिकेशन कैसी होती है। आप समझती हैं बाज़ औक़ात लोग पेरेंट्स जो होते हैं परेशान होते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, एंग्री एग्रेसिव होते हैं, लेकिन एज मेडिकल डॉक्टर्स एंड नर्सेज हमारा क्या लाएमल उसमें इख्तियार हमें करना है, हमें बात किस तरीके की करनी है, ये सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं। उनको काम डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बताइए। नर्सिस के 4 साल डिग्री के प्रोग्राम में क्या कुछ कोर्सेज हैं और कैसे आप भी अगर चाहें तो
इस फील्ड के साथ आके खुद को वाबस्ता कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली हमें ये लगता है कि जी जो हमारी जो नर्सेज होती हैं वो उन्होंने FA पास किया होता है, फिर वो 6 महीने का एक कोर्स करते हैं, फिर वो नर्स बन जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मुझे आपका ये जो परसेप्शन है ये ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए मैं बात करूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान नर्सिंग स्कूल की शनाज कासिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप ये लोगों को बताएं कि स्पेसिफिकली जो नर्सिंग डिग्री जो यहाँ पे लोगों को मिल रही है 4 साल की, इसमें क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में 5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसमें से एक प्रोग्राम है 4 इयर्स बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसी तरह से बैचलर्स ऑफ साइंस इन मिडवाइफरी है, फिर हमारे पास मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, और फिर हमारे पास PhD प्रोग्राम इन नर्सिंग। अच्छा, PhD भी है? PhD अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, एंड वी हैव आई एम प्राउड टू से कि हमारे एक कोलीग ने अभी रिसेंटली जो है PhD नर्सिंग कंप्लीट किया है फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी, एंड देयर आर 3 मोर स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन दिस। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ, मैं अभी जब यहाँ पे नर्सेज से बात भी करी थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनसे बात करते हुए, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर रहे थे, और उनको दोनों लैंग्वेज, चाहे वो उर्दू या इंग्लिश पे अबूर हासिल था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई आना चाहे इस फील्ड में तो उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है? पहले उसको किस चीज़ की डिग्री लेनी चाहिए? देखिए, हमारे पास साइंस का इंटर होना ज़रूरी होता है। यू हैव टू हैव सर्टेन परसेंटेज 60+, और फिर आपके पास आपने की हो जी FSC किया हो आपने, ठीक है, इन इंटर साइंस, और फिर आपने जो इंटरव्यू देना होता है, एंड देयर आर सम जनरल नॉलेज एंड साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट होते हैं। जब कोई पर्सन वो चीज़ पास हो जाता है, एंड आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया, एडमिशन आपका हो जाता है, देन आई थिंक दे आर वन ऑफ द फॉर्चुनेट पीपल कि उनको इतनी अच्छी जगह पे नर्सिंग का प्रोग्राम करने मिलेगा, बैचलर्स डिग्री मिलेगी। अच्छा, बैचलर्स की आप लोगों के पास डिग्री 4 साल की है जी। उसके बाद जो मास्टर्स की अगर डिग्री करना चाहे तो वो कितने साल की डिग्री है? मास्टर्स की जो है डिग्री वो 2 साल की होती है। वो ऑफ कोर्स आप इस 4 साल के प्रोग्राम से निकलेंगे, फिर वो 2 साल आपका मास्टर्स होगा। बट मोस्टली हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो भी हमारे पास नर्स लीडर्स होते हैं, जैसे स्कूल में वो नर्सिंग स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं, हॉस्पिटल में वो हेड नर्सेज हैं, लीडर्स हैं, सो दे कम बैक फॉर मास्टर्स, बिकॉज मास्टर्स में हमारे पास रिसर्च एंड स्कॉलरशिप एंड एविडेंस बेस्ड थीसिस राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। सो दे लिटरली एंगेज इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट के वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट उठाते हैं और उसके ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं। यूजुअली मैंने लोगों को देखा है कि लोग नर्सेज के हवाले से, अगर हम वेस्ट में देखें तो वहाँ पे तो देखते हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं वहाँ पे नर्सेज को देखते हैं। यहाँ पे भी मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ, यहाँ पे लोग ना समहाउ नर्सिंग के प्रोफेशन से खुद को ना मिलाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यहाँ पे पैसे नहीं है, और ऑफकोर्स फिर लोग कहते हैं हम इतनी मेहनत करें और फिर आपको पैसे ना मिले। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे जितने मैं लोगों से बात भी हुई, जितने नर्सेज से मेरी बात भी हुई, तो मुझे जान के खुशी और उनको देख के लग रहा है कि हाँ दे आर लाइक हाईली पेड, दे आर वेल पेड, हाँ, इफ नॉट हाईली। हाँ, मैं समझती हूँ कि अगर आपको नर्सिंग में, टीचिंग में आना है तो आपका एक पैशन होता है, ठीक है। अगर आपको नर्स बनना है, किसी की खिदमत करनी है, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है, और एट द सेम टाइम अगर आपको टीचर बनना है, तो ये 2 प्रोफेशंस जो है ये अभी स्टैंडिंग में आ रहे हैं, बट इसमें इतना पैसा नहीं है, बट इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट, राइट। अगर आपको पैसे वाली फील्ड में चाहिए तो फिर प्रॉब्ली यू विल हैव टू गो इन सम अदर मोर फास्ट मेकिंग मनी वाली फील्ड में चले जाएं। लेकिन आपको लगता है कि वो यहाँ पे मुझे लगता है होता है लोगों का कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग, मुझे लगता है जो लोगों से डील करते हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग होती है, दे शुड बी वेल पेड, ताकि वो मुतमईन होके, इत्मीनान होके, पीस ऑफ माइंड के साथ वो काम करें। अच्छा, मुझे इस बात का कभी यकीन है कि वो तमाम तर लोग जो कि चाहते हैं कि वो अपने आप को नर्सिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता करें, मुंसलिक करें, उनको काफ़ी कुछ जो है ना आज मेरे शो के थ्रू पता चलेगा कि हाँ भाई इनकी तालीमी मेयार कितना ज़बरदस्त है और किस तरीके से एक प्रॉपर डिग्री है जो वो हासिल करके आते हैं। आपने डिग्री हासिल कर ली, आप आ गए अस्पताल में, लेकिन इर्तिका का प्रोसेस तो नहीं रुकता है ना। तो वो इर्तिका का प्रोसेस जो है, यानी कि वो जो तरक्की, प्रमोशन और स्पेशलाइजेशन जो स्पेसिफिकली होती है कि आपने चाहे वो पीड्स के उसमें जाना है, आपने गायनी उसमें जाना है, आपने जिस फील्ड में भी जाना है, वो कैसे होगा ये मैं बताएंगी। हमारे साथ चीफ नर्सिंग ऑफिसर मौजूद हैं खैरुन्निसा हुदा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरेक्ट किया है, यहाँ पे वो नर्सेज जो कि अभी ट्रेनिंग सेशन में हैं, वो
वो नर्सेज जो कि ऑलरेडी अपनी डिग्री कंप्लीट करके सर्व कर रहे हैं, उनसे बात करके मुझे आज इतना अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली ना हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारी नर्सेज होती हैं ना, वो FA पास होती हैं, 6 महीने का कोर्स करती हैं, फिर आगे चली जाती हैं, कोई ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि इन लोगों को दिखाने की मुझे ज़रूरत है लोगों को, ताकि बच्चे जो हैं वो इंस्पायर्ड हो कहेंगे नहीं हमें नर्सिंग में जाना है। तो ये मुझे प्रोसेस के वाले से बताया, इर्तिका का क्या होता है? सो मच एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दी ताकि आप हमारी आवाज़ या हमारा what we are doing today is reaching out to the communities and societies. So thank you. I take this compliment and will certainly pass on to all our graduates and our professional nurses. So जैसे आपने कहा कि लर्निंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, इट कंटिन्यूज। बिल्कुल। सो डिग्री के बाद ये होता है कि दे कम टू द प्रैक्टिस साइड, और जब वो प्रैक्टिस साइड पे आते हैं तो ऑल्दो दे आर वेरी गुड लर्नर्स, दे आर वेरी गुड, डिग्री मिल गई, नॉलेज है, कॉम्पिटेंसी है, आर्टिकुलेटिंग दैट नॉलेज इनटू द प्रैक्टिस साइड इज एन आर्ट। तो उसमें ये होता है कि क्लिनिकल साइड पे हमारे पास नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज है, जो कि एनी न्यू ग्रेजुएट कम्स इनटू, दे गो फर्स्ट टू दैट डिपार्टमेंट। वहाँ हमारे पास एक्सपीरियंस नर्सेज होती हैं, क्रेडेंशियल्ड होती हैं, एंड दे आर लाइक टीचर्स, दे क्लिनिकल टीचर्स, दे हेल्प पीपल टू नेविगेट वॉट एवर दे हैव लर्न। सो उसमें ये होता है कि उनका एक जनरल ओरिएंटेशन सेशन होता है जिसमें वो दोबारा से एक रिकैप हो जाता है वॉट दे हैव लर्न। हाँ, ठीक है, एंड देन दे डेवलप अनदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ओरिएंटेशंस, यूनिट बेस्ड, जैसे आपने कहा जिसको पीड्स में जाना है, जिसको अडल्ट में जाना है। सो देन वी हैव अ कंप्लीट प्रोग्राम फॉर ऑन बोर्ड नर्सेज, ग्रेजुएट्स कमिंग टू क्लिनिकल साइड, ऑन बोर्डिंग, ताकि जो उनको स्किल्स करनी है बेड साइड पे उसके साथ एक दफ़ा रीसर्टिफिकेशन हो जाए, उसके बाद दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंट। मुझे एक बात बताएं खैर सची, जैसे हम डॉक्टर्स का देखते हैं कि डॉक्टर्स का लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, वो हम देखते हैं कि जी वो पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्स देते रहते हैं, और हमने टीचर्स को भी देखा हर एक जो भी अपनी फील्ड में बहुत आगे एक्सेल करना चाहता है तो वो उसका लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो जो नर्सेज हैं, आप क्या उनके साथ भी पैसा कि उनका भी फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनके भी टेस्ट होते हैं, क्या ऐसा होता है, और फिर उसकी बुनियाद पर फिर आगे उनको तरक्की मिलती हो? सो आई टेक दिस कॉमेंट कि डॉक्टर एंड नर्सेज आर पार्टनर्स इन केयर। सो लर्निंग प्रोसेस नर्सेज का भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो नज़र नहीं आता बहुत सारे लोगों को। एंड होता ये है कि जो जिस फील्ड में है, जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास सब स्पेशलिटीज़ क्या हैं, अडल्ट एंड पीड्स तो एक कैटेगरीज हो गए ना पेशेंट पॉपुलेशन, बट हमारे पास कार्डियक है, हमारे पास किडनी का है, लिवर वाला है, लंग्स वाला है, अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो सेम गोज जैसे डॉक्टर सब स्पेशलिटी में है, इसी तरीके से नर्सेज भी सब स्पेशलिटी में। शो इज़ ऑन एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दिस। थैंक यू। चलो जी, आप लोग कहीं मत जाइएगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम ये सिमुलेशन सेंटर में मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो मिड फिडेलिटी मैनीक्वीन है उसको कैसे डील किया, उसके बाद जो बच्चे की यहाँ पे मैनीक्वीन है उसको कैसे डील किया। और अभी मैं जहाँ से गुजर रही हूँ इस जगह के वाले से मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं जिस मैनीक्वीन से बात करी थी जो कि एक डमी पेशेंट था, तो वो जो मुझसे बात कर रहे थे वो भी एग्जैक्टली यहाँ से ही बात हो रही थी। और यहाँ पे जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो नर्सेज की जिनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही होती है, हाउ आर दे परफॉर्मिंग। तो ये एक तरीके से कंट्रोल रूम है जहाँ पर तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर कैमरास लगे हुए, प्रॉपर माइक्स भी हैं जिनसे बात की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जब हम भी अपना काम कर रहे थे तो MCR और PCR से में प्रॉपर तरीके से वॉच किया जाता है। एग्जैक्टली ये कंट्रोल रूम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, डॉक्टर फैसल साहब मेरे साथ यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पर जो हाई फिडेलिटी मैनीक्वीन है अब वो हमारे साथ मौजूद है। उस पर क्या कुछ चीज़ें एक्सरसाइज होती हैं डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, अब ये हमारे पास जो ये एक मैनीक्वीन है उस पर हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करके लोगों को बताएंगे? इसके ऊपर हम डिलीवरी के बारे में बताएंगे और जिस तरह से पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है। अच्छा, मैं सोच रही थी जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी आपसे बात की कि पूरी दुनिया में बात की जाए तो हम बंदों को गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हम नहीं देखते कि कोई भी गायनी रिलेटेड कोई भी इशू हम किसी बंदे से डिस्कस करें। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप
कैसे अपने, क्योंकि आपके पास मेल नर्सेज की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिसकी आप ट्रेनिंग करते हैं, हाउ डू यू ट्रेन देम कि जब वो किसी अगर उनके पास कोई खातून पेशेंट आती है, स्पेसिफिकली अगर गायनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कैसे उनको डील करते हैं? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ब्रिंग आउट किया है। कल्चरल रीजंस की वजह से और इन चीज़ों की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में मेल नर्सेज और डॉक्टर्स को वो मौक़े नहीं मिलते ख़वातीन के इलाज को मैनेज करने के। वार्ड्स में भी जब जाते हैं, जिस तरीक़े से हमेशा यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, तो ख़वातीन मना कर देती हैं कि मेल डॉक्टर्स उनको ना देखें, ना एग्जामिनेशन करें, जिससे होता है क्योंकि ट्रेनिंग अधूरी रह जाती है, वो नहीं सीख पाते। कभी खुदा ना करे किसी इमरजेंसी में अगर किसी मेल नर्स को ये इलाज करना पड़े किसी लेडी का, तो फिर वो नहीं हो पाएगा और लेडी की जान जा सकती है। हमारे सिमुलेशन सेंटर में हमने इसका ये निकाला है इलाज, या जो जिस तरह से हम करते हैं, जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो ये है कि मैनिकिन्स पे हम अपने मेल नर्सेज की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर डिलीवरी होती है। तो ये मैनिकिन्स प्रॉपर बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एबनॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्टिचेस ले सकते हैं वो, लिहाजा वो सारी चीज़ें जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी में एक खातून के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे के साथ हो सकती है, उनको मौके मिलते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और बेहतर हो जाए। एक हसास टाइम होता है कि इसमें प्रॉपर एक गोल्डन मिनट भी होता है, तो आपको सब चीज़ देखनी होती है कि बच्चा जैसे डिलीवर होता है उसी वक्त तमाम चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। और अगर इनकी नहीं ट्रेनिंग होगी बाकायदा तौर पर, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इन केस अगर वहाँ पे फीमेल स्टाफ मौजूद ना। जी बिल्कुल, और इस तरह से होता है कि ये लोग प्रिपेयर्ड होते हैं इन चीज़ों का देखने के लिए और मैनेज करने के लिए। ये तो खैर बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम जब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात भी करते हैं तो बहुत सारे लोग तो खैर नाम लेते हुए झिझकते हैं, और फिर उसमें भी लोगों की कोशिश होती है कि किसी ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ना जाएं जो कि मेल हो। तो हम वही बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के नर्स हो उनका भी कोई जेंडर नहीं होता और डॉक्टर्स का भी कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल हो या फीमेल हो, डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे इज अ डॉक्टर, जिनका कोई ऐसा जेंडर नहीं होता। अच्छा, इन पे क्या डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि एक्सरसाइज वो पहले दिखाएं। हम बात कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसको अगर कार्डियक अरेस्ट हो, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आपके पास टाइम थोड़ा बहुत कम होता है और आपको बड़ा इफेक्टिवली करना पड़ता है, तो CPR एक्टिविटी मैं चाहती हूँ लोग जरूर देखें। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, तो हम पहले इनको CPR एक्टिविटी देखते हैं कि वो जो एक्सरसाइज होती है वो अगर आपको भी खुदा ना खास्ता करनी पड़े तो वो कैसे की जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट है जिनका कार्डियक रेट जो है वो 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि मरीज का पल्स जो है, पल्स चेक करेंगे, पल्स अगर 0 आ रही है, पल्स फील नहीं हो रही है, तो वो CPR स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सिंस ये अडल्ट पेशेंट है तो हम इसके अंदर 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशंस जब 2 ब्रेथ दी जाती है तो बैग हाफ फिल्ड होता है हमारे पास, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे साइकिल के अंदर हम 100 to 120 बीट से ज़्यादा या कंप्रेशन ज़्यादा ना जाएं, बिकॉज देन अगर हमने हार्ट को प्रॉपर रिकॉयल होने का टाइम नहीं दिया तो परफ्यूजन अच्छी नहीं होगी। परफ्यूजन अच्छी नहीं होगी तो क्या होती है? ओके, सो हम हार्ट रेट को के जरिए CPR का मकसद क्या होता है? रिवाइव करना। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो रिवाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनको प्रॉपरली ब्लड हर जगह मिले। अगर प्रॉपर हर जगह ब्लड नहीं जाएगा तो वो सिचुएशन को बेटर करने की जगह और वर्स कर देगा। यानी कि एक साथ आपको तकरीबन 30 आपको उसको कंप्रेशंस देने और 2 ब्रीदिंग देने, हाँ, ब्रीदिंग की वो सांस ले सके इन केस रिवाइव करता है तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। चलिए जी, CPR की एक्टिविटी तो हमने देख ली। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो हाई फिडेलिटी की जो आपकी मैनिक्विन है, इसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? सो हम ये देखते हैं कि ब्लू कोड वगैरह रश कॉल कैसे जनरेट होती है। अगर कोई मरीज क्रैश में जाता है, ER सिचुएशन है, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। अगर कोई हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाता है कि ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो गया, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। चलिए ठीक है, फिर वो करते हैं। चलिए, CPR हो गया। हाँ चले अब हम वापसी चेक करते हैं पल्स को कि क्या पल्स हमारे पास वापस आई है, नहीं आई है। प्लस हम IV मेडिकेशन का करते हैं कि अगर एपिनेफ्रिन की ज़रूरत है या कोई भी मेडिकेशन जो लाइफ सेविंग ड्रग हो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो जैसे बिकॉज ये फिडेलिटी यूनिट है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 0 वुड गेट बेटर, ठीक है। सो दैट स्टूडेंट को पता चले कि अच्छा हार्ट रेट इतना है तो ये ब्रेडिकार्डिया है, ये टेकिकार्डिया, यानी अगर 60 से कम है तो ये ब्रेडिकार्डिया है, तो वो सिस्टम पे दिखता जाएगा। अभी हमारे पास 74 है, which means कि ये नॉर्मल के अंदर है, 72 बीट्स टू 100 बीट्स के अंदर है, और अगर 100 बीट से ज्यादा जाता है तो यानी कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, थोड़ी एब्नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें अब आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम इन पे? सो हम IV कैनुलेशन की एक्सरसाइज करेंगे। चलो जी, अब वो करके दिखाते हैं अपने कि वो कैसे होती है। सो IV कैनुलेशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा सा डायगोनल वे बनाएं ताकि हमारे पास तमाम चीज़ें करीब हो, मरीज यहाँ पे मौजूद हो।
अच्छा, उसके लिए स्पेशली जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपरली मैनिक्विन, हम एक हाथ रखते हैं, ये एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सो हम इसके पीछे से अगर आप देखेंगी तो दो जो है वो वायर्स निकले हुए हैं, उससे हम ब्लड को अटैच करते हैं, सो दैट टू हैव एन आइडिया कि वेदर बैक फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है कैनुलेशन के अंदर या नहीं आ रहा है। हाँ। सो वो भी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैं इसको थोड़ा आसान अल्फाज में भी आपके लिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अभी जो प्रेफर जो हमने जो इंजेक्शन भी या कुछ भी ऐसा लगाना है, प्रॉपर इनकी नसें नजर आ रही हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नस नहीं दिखाई देगी होती, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पे आप पूरे हाथ में देखेंगी हर जगह है, तो उनको सिखाया जाता है कि किस कहाँ आप कैनला करेंगे, कहाँ आप नहीं करेंगे। हम प्राइमल से हम डिस्टल जाते हैं, हम पहला कैनला कभी यहाँ नहीं करेंगे, ठीक तो ये भी इनको सिखाया जाता है। ठीक है जी। किस हिसाब की नस है, कौन सी क्या किस चीज़ के लिए हम बेसिकली कैनुलेशन कर रहे हैं, क्या हम कैनुलेशन एक कोई दवाई तेजी से देने के लिए दे रहे हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन है स्मॉल वो दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो हम लार्ज बोल या हम कहें कि बड़ी नीडल वाला कैनला हम करते हैं, हाँ जब देते हैं, हाँ तो मुझे से भी थोड़ी तकलीफ फील हो रही है। उसके हिसाब से कौन सा कैनला कौन सी नस पे लगना है। हाँ भाई देखिए, अगर मोटी नीडल है तो वो किधर लगनी है, बारीक वाली नीडल है, चलो कहते हैं जी वो बटरफ्लाई जो बच्चों के लिए होती है, मैं तो स्पेसिफिक वही कहती हूँ क्योंकि मुझे नीडल से बड़ा डर लगता है। तो ये इनको पता होता है कि एग्जैक्टली कौन से किस नस पे लगाना है, और फिर भी देखना होता है कि कहीं गलत नस पे ना लगे। थैंक यू सो मच। हम क्योंकि सिमुलेशन सेंटर में मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर जो है इन मैनिक्विन्स पे इनकी ट्रेनिंग होती है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जाऊँगी उन नर्सेज से जिन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, और उन्होंने सही मानों में ना सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की ज़िंदगियों को देखा है। उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, खुशी के लम्हात भी हैं जब कोई ज़िंदगी दुनिया में आती है, और गम के लम्हात भी होते हैं जब कोई ज़िंदगी दुनिया से चली जाती है, उनकी आंखों के सामने उनके हाथों में जाती है। तो कितना वो मुश्किल होता है मरला, उनके लिए भी ये जानेंगे। आ जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ मौजूद है जो कि ऑलरेडी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स में लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने लोगों की ज़िंदगी में खुशी के लम्हात भी देखे हैं, और इन्होंने लोगों की ज़िंदगी के गम के लम्हात को भी महसूस किया है। जो मेरे साथ नर्सेज हैं, मैं ज़रा उनको तारुफ भी कराती चलूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम राहीला मिठानी है और मैं क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। जी, आपका नाम क्या है सर? आमिर अमीन। अच्छा आमिर, आप कितने सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशीन है, मैं एज ए हेड नर्स काम कर रही हूँ एंड आई एम इन द फील्ड पिछले 10 सालों से। सही, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद यार बेग है। मैं ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट हेड नर्स के काम कर रहा हूँ। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनिश सुरानी है और मैं एंडोस्कोपी सूट में एज अ हेड नर्स काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद हुसैन है, मैं असिस्टेंट हेड नर्स हूँ बेड मैनेजमेंट ऑफिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पर मेरे साथ जो नर्स मौजूद हैं, जो फीमेल नर्सेज हैं, मेल नर्सेज हैं, इन पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एज ए ह्यूमन ये किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, ज़रा आज मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगी कि इनके लिए अपनी इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लम्हा, स्पेसिफिकली भी कोविड का टाइम भी था, वो कितना चैलेंजिंग था? मैं ज़रा पहले तो आपसे ही जानना चाहती हूँ। पहले अगर मेल्स की हम बात करें तो प्रोफेशन में आना ही एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है। उसके अलावा अगर एक पेशेंट को आप देखते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, स्पेशली जब एंड ऑफ लाइफ केयर होता है, एक पेशेंट आपको पता है कैंसर के साथ है और उसको पता भी है कि टर्मिनल स्टेज पे और मैं अपने आखिरी लम्हात में हूँ और मौत की तरफ जा रहा हूँ। एक होता है जो आपको मौत का नहीं पता है, सडनली हो जाता है, लेकिन एक बंदा जिसको पता है जी अभी मुझे जाना है, तो उस बंदे के साथ आप सोचे कि उसके वो लम्हात आखिरी कैसे गुजर रहे होंगे। आई हैड मेनी सच पेशेंट कि उनके जो लास्ट मोमेंट्स हमने गुजारे हैं, आप यकीन जाने कि वो अपने जब जिंदगी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि भाई हमने अपना लाइफ कैसे गुजारा, और वो एक एक दिन गुट के निकाल रहे कि भाई मैं कब जान से जा रहा हूँ, कब मेरी मौत होने वाली है। तो उन मोमेंट्स को आप फील करें और वो देखें कि उनकी फैमिली उस चीज़ को कैसे अडेप्ट करती है, उनके फैमिली के कंसर्न्स, वो परेशान, वो वक्त जीना बड़ा मुश्किल है। एक तो वो पेशेंट तो वो जी रहा है आखिरी लम्हात, लेकिन वो जो है ना वो
वो मर रहे हैं बेचारे, जो फैमिली के जो पेशेंट्स है वो लम्हा ब लम्हा वो एक नई मौत से गुजर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बंदा जिसको पता है कि भाई मुझे जाना है, एक वो बंदा जिसको नहीं पता है अनकंडीशनल। तो मुझे पता है कौन सा ऐसा लम्हा है जो आप लोगों के लिए, जैसे मैं भी कोविड के हवाले से बात भी करी थी, वो वक्त आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम में तो हम हर हॉस्पिटल में बहुत सारी डेड बॉडीज़ देख रहे थे और हमें पता था कि हाँ ये बंदा किस हालत में है और ये चला जाएगा। अच्छे अच्छे लोग हमने देखा जाते हुए। सो कोविड के टाइम पे बिल्कुल दिस वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल एज फॉर अस। सो बिल्कुल पता भी नहीं था। तो कोविड के इनिशियली हम खुद भी क्योंकि एक पैंडेमिक फैला हुआ था, हमें मरीजों की केयर के साथ साथ अपना भी था कि हम अपने आप को किस तरीके से सेव करेंगे, बिकॉज हमको एट द एंड ऑफ द हम वी आर द केयर प्रोवाइडर जिसको केयर। सो बहुत ज़्यादा जो है वो पीपी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करके उनके पास जाना एंड देन उनकी केयर के साथ साथ हमें फैमिली की केयर को भी मद्देनजर रखना था, बिकॉज इमोशनल सपोर्ट में एक ये चीज़ भी थी, हमने देखा था कि हमारा पैरामेडिक स्टाफ जो था ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी जाने की, मैं कहूँगी इनकी शहादतें हुई, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि जब कोई पेशेंट आता था जहाँ पर आपके अपने घर वाले आपको हाथ नहीं लगा रहे, तुम्हारा जो नर्सिंग स्टाफ होता था ये आगे वहाँ पर मौजूद होता था। सो आप लोगों ने अपने भी बहुत सारे ऐसे कुलीग्स देखे होंगे जो कि इस पेंडेमिक की नज़र हो गए, लोगों की खिदमत करते हुए आगे चले गए। मुझे खुद को कोविड हुआ था और मेरी सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मैं अपने अस्पताल के अंदर जब आई थी तो 1 वीक के लिए मैं स्पेशल केयर यूनिट के अंदर थी और वहाँ पर मेरी फैमिली वगैरह कोई मुझसे अलाउ नहीं थी। तो मेरी नर्सिंग कोलीग्स जो इस वक्त फ्लोर पर थे वही मुझे केयर प्रोवाइड कर रहे थे और सारी चीज़ों को मुझे वॉशरूम तक लेकर जाना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चलना भूल गई हूँ, मैं सांस लेना भूल गई हूँ और बहुत सारे चैलेंजेस उस वक्त मुझे फेस करने पड़ रहे थे और फैमिली अलग परेशान थी बिकॉज वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं आ सक रही थी, तो वो डिस्टर्ब थी, मैं अलग एंजाइटी से दो चार थी और फिर एक अजीब सा उस वक्त जो माहौल था परेशानी का कि किसी को उस वक्त क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी, तो जो उस वक्त हमें गाइडलाइंस मिलती जाती थी उसके हवाले से एक्शंस लिए जाते थे। तो एंटीवायरल थेरेपी पर मुझे डाला गया था और वो कुछ 10 डेज तक मुझे रिसीव हुई और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। मैं 1 मंथ के बाद अपनी जॉब को जो है वो ज्वाइन कर सकी। तो इंस्टीट्यूशन का उसमें बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और एक ऐसे टाइम में मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि जो मैं बातें कर रही हूँ, जब कोविड आया तो लोगों को लिटरली घर में बंद कर दिया गया क्योंकि हमें डर था कि ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे शख्स से मिलें जो कि जिसको वायरस हो और वो वायरस अपने घर लेकर आ जाए, फिर उसके बाद ये जानलेवा वायरस था, आप लोगों ने देखा। उस टाइम में अस्पताल एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको पता है कि वही शख्स इसको लाया जा रहा है जिसको वायरस है। आपके अपने घर वालों का उस वक्त क्या होता था कि वो भी, आई एम श्योर, जैसे आपने कहा कि जब आपको तो खैर कोविड हो गया, लेकिन अपने घर वालों का क्या रिएक्शन होता था कि घर वाले कहते थे नहीं बेटा मत जाओ, घर बैठ जाओ, ऐसे बहुत केसेस हैं, क्योंकि हम देख रहे थे डॉक्टर्स जो हैं वो भी जो शहादत के मरतबे में फाइट हो रहे थे, बहुत परेशानी थी। तो आपके घर वालों का क्या? यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि हम खुद भी एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हम बहुत खौफजदा थे इस वबा से। मुझे लगता है कि तसव्वुर ये होगा कि हमारी फैमिली हमें रोक रही होंगी कि आप नहीं जाएं हॉस्पिटल, आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन हमारी फैमिलीज़ हमें बहुत सपोर्ट किया है। जब हम नर्सिंग स्टार्ट कर रहे थे ना, मैं अपने सारे कलीग्स को ये कहती हूँ कि मैंने अकेले नर्सिंग नहीं की, मेरी फैमिली ने मेरे साथ नर्सिंग की है। तो जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए नर्स, जो चीज़ें हमने देखी हैं, हम घर पे आके अपनी फैमिली को पूरे दिन के बारे में बताते हैं कि हमने मरीजों को किस तरह से देखा है, हमने किस हद तक जाकर हमने उनकी हेल्प की है, हम फैमिलीज़ को किस तरह, हम सिर्फ पेशेंट को नहीं, हम फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। सो हमारी फैमिली वो सब सुन रही होती है एंड दे आर इक्वली कंसर्न फॉर अस जैसे हम अपने पेशेंट्स के लिए होते हैं। बिल्कुल। सो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, कोविड का जब टाइम था, सो आई वॉज प्रेगनेंट, ठीक है। उस टाइम पे एक नहीं, मेरे साथ एक और भी जान थी, तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न थी इससे रिलेटेड कि फाइन आप 2 लोग जा रहे हैं एक साथ, ठीक है, 2 मरीज़ों की खिदमत करने के लिए, बट इट्स ओके, दैट्स योर जॉब, ठीक है। आप जाएं वहाँ पे प्रॉपर PPEs पहने, वहाँ पे प्रॉपर एहतियाती तदाबीर लें और उसके बाद फिर मरीज़ों की केयर करें।
कोविड आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। और उसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई थी वो आई गेस मुझे या मेरे घर वालों से ज़्यादा मरीज़ों को और उनके घर वालों को तकलीफ़ हो रही थी। तो उस टाइम भी मैं अगर एग्जांपल दूं तो सर्जिकल एरिया में मैं उस वक्त असाइन थी। हमारे पास से एक पेशेंट सर्जरी करके बिल्कुल ठीक हो गए और घर पे चले गए। वो एक वूंड केयर के साथ गए, वो हैदराबाद की फैमिली थी। हमारा एक काम और होता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर को हम जो लेके चलते हैं, उसमें यह है कि आपके पास से जब मरीज़ चला गया तो हम उनको हॉटलाइन कॉल करते हैं, ठीक है, और उनसे फॉलोअप पे पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या फिर आपके वूंड्स ठीक हैं, आपके ज़ख्म ठीक हैं, आपके जब सर्जिकल एरिया में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा। तो उस पर एक फैमिली में एक बेटी का मेरे पास जब वो फ़ोन जो उसने रिसीव किया और वो बहुत परेशान थी कि आप मुझे बताएं कि ये जो टांके लगे हुए हैं इसको हम खोलेंगे कैसे। ठीक है, हैदराबाद में हूँ, लॉकडाउन हो गया है, सारे एरियाज़ बंद हैं, हम कराची वापस नहीं आ सकते, यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं है जहाँ पे जो है हम ये खुलवा सकें या फिर हमारे पास जो है वो ये परेशानी हो रही। सो वो फ़ोन पे रोना स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है आप काम डाउन हो जाएं, ठीक है। फ़ोन पे हमने उनको जो है वो पहले काम किया, उसके बाद फिर हमने उनसे सारी चीज़ें पूछी कि स्टिचेस आपको कौन से लगे थे, खुलने वाले लगे थे या वो डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगे थे। बिकॉज हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि डिज़ोल्वेबल स्टिचेस हों ताकि मरीज़ को भी आगे तकलीफ ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है वो हॉस्पिटल में ये डिस्कशन किया और नर्सेज ने जो है वो आगे जाके ये ट्रेंड निकाला कि हम जो है वो टेली नर्सिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो टेली नर्सिंग हम अनऑफिशियली तो वैसे ही कर रहे थे, बट फिर हमने टेली क्लिनिक्स स्टार्ट की, ठीक है। टेली क्लिनिक्स में हम फिर मरीज़ों को बताते थे कि ठीक है हम आपका जो है वो डॉक्टर से भी रब्ता कराएंगे, हम स्पेसिफिकली जो सर्जिकल नर्सेज हैं उनसे भी रब्ता करवाएंगे, जो वूंड नर्सेज हैं उनसे भी करवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने आप को जो है वो घर पे केयर करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम घर पे आपको किस तरह से अद्वियात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे और पेशेंट्स हमारे पास थे जिनको लगता था कि ये तो खुद इतने ज़्यादा जो है वो ठीक हालात में नहीं है, ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग थे, हमारे ही अपने कलीग्स थे जो क्वारंटीन हो जाते थे बिकॉज उनके किसी ना किसी से एक्सपोजर होते थे। कि जैसे हमारे पैरामेडिक स्टाफ जो है उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो आपकी भी अपने कलीग्स जो हैं वो नज़र हुए, वो बिल्कुल इससे नज़र हुए थे। और हमारे पास एक एक करके ऐसा लगता था कि हर किसी का टाइम आता था, वो क्वारंटीन हो जाता था और फिर दूसरा उसका बर्डन ले लेता था अपने साथ। बट हमारी हर दफ़ा यही कोशिश होती थी कि कुछ भी हो जाए पेशेंट की केयर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और वो अस्पताल में है, अस्पताल सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड जगह होती है जहाँ से मरीज़ को कुछ ना लगे। ऐसा नहीं हो कि मरीज़ कहे कि मुझे अस्पताल ने दे दिया ये तोहफा। तो हमारा यही एक सबसे बड़ा एम था कि हम जो है वो पेशेंट्स की केयर के अंदर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, आप लोग के प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो खुशी का लम्हा, क्योंकि आप लोग लोगों के गम के जो लम्हात हैं वो भी जीते हैं, जो खुशी के लम्हात हैं वो भी जीते हैं, तो कौन सा ऐसा टाइम आप लोगों के प्रोफेशन में आया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी या फिर आपने भी लोगों का गम महसूस किया? मैम, इसके कंटिन्यूएशन में, कोविड के कंटिन्यूएशन में ही मैं एक बात करूंगा। अभी कॉन्गो आउटब्रेक हुआ था जिसमें हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो बलोचिस्तान में इन्फेक्ट हुए थे, जो यहाँ पे आए थे, वो ब्लीड करते हुए आईसीयू के कैंडिडेट थे और माशाल्लाह से वो यहाँ से रिकवर होकर चले गए। दैट इज़ समथिंग कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे। अब वो हेल्दी वॉक करके चले जाते, पहले वेंटिलेटर पे आए थे। वो हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा होता है कि एक मरीज़ यहाँ से सेहतयाब होकर चला गया और वो भी मेडिकल प्रोफेशन का बंदा जो कि मरीज़ों की केयर करते करते इन्फेक्ट हुआ था और यहाँ से सेहतयाब होकर चला गया। दैट इज़ समथिंग जो कि हमें इनर हैप्पीनेस देता है जब हम मरीज़ों की खिदमत करते हैं। तो जब खुदा न खासा जब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर हमने अक्सर देखा है, कुछ फुटेजेस भी कभी सामने आते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अक्सर जो फैमिली है, जो डिजीज़ की फैमिली है, उनको भी रिएक्ट करने का सही पता नहीं चल रहा था। फिर बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसा कोई वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। किस तरह से आप लोगों को ट्रेन किया जाता है और आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होता है जब आप किसी के लिए खबर ब्रेक करें कि उसका प्यारा इस दुनिया में नहीं रहा? ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है जहाँ पर हमें फैमिली को ये बताना पड़ता है कि इनका जो लव वन है इज़ नो मोर विद अस। फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में होती है उस वक्त, बट वी एज नर्सेज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा ये काम होता है कि हम फैमिली को एक कंफर्ट एरिया प्रोवाइड करें जहाँ पर वो अपने मरीज़ के साथ कुछ क्वालिटी ऑफ टाइम बिता सकें और उनके जो भी जज्बात और जो भी रिसाइड्स उनको करनी है वो उनके साथ वो लम्हा गुजार सकें। इसीलिए जब भी कोई
ऐसा पेशेंट जो कि कंफर्ट केयर पे होता है, जिसके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड होता है इज़ नॉट गोना बी लॉन्ग विद अस, तो फैमिली को हम इमोशनल सपोर्ट के साथ उस कमरे के अंदर ये इजाज़त देते हैं कि जितना क्वालिटी ऑफ टाइम दे वांट टू स्टे विद द पेशेंट दे कैन एंड दे कैन रिसाइड। आफ्टर जब डिक्लेरेशन की जब बात आती है वहाँ पर हम फैमिली को जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है उसके बाद वी नर्सेज प्रोवाइड एन इमोशनल सपोर्ट टू द फैमिली। उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए करनी हैं, जितनी भी लास्ट ऑफिसर्स केयर हमें देनी है वो हम सही तरीके से अच्छे तरीके से, ताकि फैमिली को कहीं ऐसा नहीं लगे कि मरीज़ हमारा चला गया तो नर्सेज ने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। सो वी नर्सेज हैव दैट काइंड ऑफ इंसाइट कि उसको प्रॉपर और अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करके यहाँ से रुखसत किया जाए। सही, आप मैं इसी की बात को ऐड करूंगी कि वो पेशेंट्स जो हमारे पास रहते हैं उनके साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो जितना उनकी फैमिली उस ट्रॉमा से गुजर रही होती है उसी तरह से वो ट्रॉमा हमारे लिए भी होता है, क्योंकि हम भी उनके साथ रो रहे होते हैं, हमें भी वो तकलीफ महसूस हो रही होती है और हम सेकंड विक्टिम की तरह होते हैं वहाँ पर। आप तकलीफ महसूस ना करें तो आप केयर वैसे नहीं कर सकते। हाँ। और फिर मैं ऑब्स एंड गायनी एरिया में काम करती हूँ जहाँ पर हम हर वक्त एक नई जिंदगी के साथ डील कर रहे होते हैं, तो लोग खुशियां मनाने के लिए हमारे पास आते हैं और जब वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उस मौके पर हमारा जो दर्द है या हमारे जो उस वक्त एहसास है उसको कंपोज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक अच्छी खबर सुनने के लिए, खुशी सेलिब्रेशन के लिए आए थे और कुछ भी वजह से अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो एक दुख का समा बन जाता है और उसमें उन्हें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कंफर्ट देना एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। कभी वो समझ भी नहीं पाते, बहुत ज्यादा औरत के एक मदर इंस्टिंक्ट तो मौजूद होती है, पर खुदा ना खासा कोई ऐसा कोई बच्चा, नौज़ायदा बच्चा अगर उसका लॉस हो जाए तो वो बड़ी तकलीफ की चीज़ होती है। इसमें मैं ऐड करूँगी कि यहीं पे हमारी स्पेशलाइज्ड नर्सेज जो है वो उसको ही वो बोल दिया जाता है, क्योंकि ऑब्स एंड गायनी में स्पेसिफिकली ऑब्स एंड गायनी ट्रेंड नर्सेज हैं जो ये सारी चीज़ें डील कर सकती हैं। वैसे ही हमारे पास अगर डेथ एंड डाइंग सिचुएशन होती है तो हम स्पेसिफिकली पैलिएटिव के स्पेशलाइजेशंस करते हैं और वहाँ पे उन सारे लोगों को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि आपके पास एक ना एक टाइम पे मरीज़ जो भी इस दुनिया में आया उसे यहाँ से जाना ही है, ठीक है, लेकिन वो किस अजियत में जा रहा है या वो कितनी तकलीफदेह मौत में जा रहा है और आप उसको किस तरह से उसकी मौत को आसान बना सकते हैं, उसके घर वालों के लिए सुकूनदेह बना सकते हैं, ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन की जाती हैं और इसमें हम बहुत हद तक मरीज़ों की हेल्प भी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर ही अगर वो सारे इमोशनल अटैचमेंट के साथ एक बार नर्स अगर उन सबसे जुड़ जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे ख्याल में उस घर वालों से या फिर उस मरीज़ से ज़्यादा उस नर्स को होती है, क्योंकि वो अपने साथ उस दर्द को, उस तकलीफ़ को अपने घर भी ले जाती है, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे अपने जॉब पर भी आती है। तो नर्सेज की मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इंस्टीट्यूशन ने जो है वो हमें एम्प्लॉय हेल्थ और मेंटल वेलबींग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं कि जहाँ हम नर्सेज को इनकरेज करते हैं कि वो आएँ और अपनी बातें बताएं। बताऊँ कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो नर्सेज हैं, अस्पताल कोई खुशी से नहीं आता कि आपके बच्चे ने जो फर्स्ट पोजीशन ली तो चलो अस्पताल चलें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अस्पताल में आप तब आएंगे जब तकलीफ में हैं, तो उसमें फिर जो स्पेसिफिकली जो हमारी नर्सेज हैं ये लोगों को तब डील करती है जब वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तकलीफ से, छोटी मोटी तकलीफ से गुजर रहे हों। और फिर ये जैसे मैंने बोला कि खुशी के लम्हात भी होते हैं, गम के लम्हात भी होते हैं, तो वो ये सब पेशेंट की फैमिली के साथ साथ वो भी ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। आप तमाम तो लोगों को शुक्रिया, और मैं स्पेसिफिकली आगा खान हॉस्पिटल वालों का इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आएँ और जो नर्सेस की जो ज़िंदगी है उन पर एक नज़र डाल सकें, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस को देख सकें कि कैसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग डॉक्टर ज़रूर बनना चाहते हैं लेकिन नर्स भी बनना चाहते हैं। और एक और चीज़, हम नर्स में हमेशा औरत को तसव्वुर करते हैं, मेल को तसव्वुर ही नहीं करते। हमने पहले भी जैसे डॉक्टर साहब से बात की, जब डॉक्टर फैसला हमारे साथ मौजूद थे, कि डॉक्टर्स का, नर्सेस का कोई जेंडर नहीं होता, मसीहा मर्द है या औरत है ये नहीं देखा जाता, बल्कि देखा जाता है कि वो जान बचाने वाला हो। तो आप लोग, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी ज़रूर, और लड़के स्पेसिफिकली मैं चाहूँगी कि लड़कों की बहुत कम तादाद है नर्सिंग की प्रोफेशन से, तो आपको भी चाहिए कि आएँ और इस शोबे से खुद को मुंसलिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।